बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अनीमिया। सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलो कि अनीमिया है क्या चीज़। ठीक है, अनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज हीमोग्लोबिन। एक्चुअली जब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए दैट इज कॉल्ड अनीमिया अकॉर्डिंग टू द जेंडर। क्योंकि मेल फीमेल आरबीसी में थोड़ा सा फर्क होता है, फिर फीटस की आरबीसी में फर्क होता है। इट्स मीन के जो एच बी है अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर, अगर वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अनीमिया। तो अनीमिया के अंदर अब आते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया। ये लिस्ट हम पढ़ेंगे और इस लिस्ट को फिर आगे हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। अनीमिया का मतलब होते हैं डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। लेकिन फिर ये देखना है कि अनीमिया के अंदर आरबीसी की जो शेप है या जो साइज है वो कितना है। तो हम उसको जनाब मालूम करते हैं एमसीवी। एमसीवी स्टैंड फॉर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। और ये जो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है ये हमें ये बताते हैं कि आरबीसी की जो मार्फोलॉजी है, साइज है, वो छोटी है, नॉर्मल है या बड़ी है। तो ये नॉर्मली जो एमसीवी है किसी भी ब्लड सीवी के अंदर ये 80 to 100 होता है। अब ऐसा अनीमिया जिसमें एमसीवी की वैल्यू 80 फेम्टोलेटर, दिस फेम्टोलेटर इज द यूनिट ऑफ एमसीवी। अगर अनीमिया के अंदर एमसीवी की वैल्यू लेस देन 80 आ जाए, थिंक अबाउट माइक्रोसिटिक अनीमिया, उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होता है। तो हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा मैं अगर स्प्लिट करता हूँ तो हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग। इस एक को हम कहते हैं हीम और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ग्लोबिन। तो इसका मतलब ये है कि हीम एंड ग्लोबिन। ये जो हीम है, रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिर आयरन से और प्रोटोफोर पायरन से बना है। और जो ग्लोबिन है इसमें अल्फा चेन एंड बीटा चेन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट हीमोग्लोबिन, अब इसमें याद रखें ऐसा अनीमिया जिसमें एमसीवी की वैल्यू 80 से कम हो, वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन ग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया इज अ डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन। अगर फिर अल्फा चेन में मसला है तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन के अंदर मसला हो तो बीटा थैलेसीमिया। इसके बाद अगर हीम का मसला है, हीम के अंदर है डिफेक्टिव हीम के अंदर, तो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज है, आयरन डेफिशिएंसी है और लेड पॉइजनिंग है। और ये जो लेड पॉइजनिंग है इसके अंदर जनाब क्या होता है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। क्योंकि लेड पॉइजनिंग की वजह से जो अनीमिया होता है दैट इज कॉल्ड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। तो रिमेंबर द वर्ड टेल, टी फॉर थैलेसीमिया विच इज अ ग्लोबिन चेन डिफेक्ट, और इसके बाद ए फॉर अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ए आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एंड एल फॉर लेड पॉइजनिंग, एंड दे आर हीम डिफेक्टिव सिंथेसिस वी विल डिस्कस। और इन चारों अनीमियास के अंदर एमसीबी की जो वैल्यू है वो 80 से कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया। इसको नॉर्मोसिटिक इसलिए कहते हैं, इसमें भले एचबी का लेवल कम हो लेकिन इसमें एमसीबी की वैल्यू 80 और 100 के दरमियान होता है, और नॉर्मल भी 80 to 100 होता है। लेकिन ये हम फिर डिवाइड करते हैं दो में, वन इज नॉन हीमोलाइटिक, अनदर इज हीमोलाइटिक। इसका मतलब यह है कि जो नॉन हीमोलाइटिक है इसमें आरबीसी की लाइसिस नहीं होती, फिर भी एमसीबी नॉर्मल होता है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन डेफिशिएंसी जब इनिशियल होती है अर्ली इन द केस दैट इज नॉर्मोसेटिक, लेटर जब आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा देर तक चलती रहती है या ब्लीडिंग कहीं से क्रोनिक हो रही है तो लेट प्रेजेंटेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी बिकम माइक्रोसेटिक। तो आयरन डेफिशिएंसी अर्ली ये नॉर्मोसेटिक नॉन हीमोलाइटिक के अंदर आता है, और जब ये लेट होता है तो ये माइक्रोसिटिक के अंदर भी आ जाता है। फिर अनीमिया क्रोनिक डिजीज भी इसी तरह है, ए प्लास्टिक अनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज एंड एक्यूट ब्लड लॉस। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, जो एक्यूट ब्लड लॉस है तो मतलब ये है कि वो अगर एक बंदा है वो आरटीए में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लगता है और जनाब उससे ब्लड लॉस होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर एक बंदे से क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो उसमें फिर आयरन की कमी आएगी। तो क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी होता है, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से नॉर्मोसिटिक नॉन हीमोलाइटिक अनीमिया होता है। फिर आते हैं इस साइड पे हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया के अंदर मैं बताता हूँ ये वो डिजीज है जहाँ पे आरबीसी की लाइसिस होती है। जब आरबीसी ब्लड के अंदर खत्म हो रही हो, उसकी लाइसिस हो रही हो, तो फिर बोन मेरो कंपनसेट करेगी कि आरबीसी बढ़ाने की कोशिश करे, तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या हो जाता है, ज्यादा। द इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी
formed in the bone marrow that is called reticulocyte, उसकी जो इंडेक्स है they ऑटोमेटिकली हाई, लेकिन इसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कम होती है। अब जो हीमोलाइसिस है वो फिर मजीद दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रावस्कुलर और एक को हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रावस्कुलर। इसका मतलब यह है कि जो हीमोलाइसिस है या तो वो विसल के अंदर होगी इंट्रावस्कुलर या विसल से बाहर होगी दैट इज एक्स्ट्रावस्कुलर। जो विसल के अंदर है वो मेम्ब्रेन प्रॉब्लम की वजह से, मेम्ब्रेन प्रॉब्लम से मुराद ये है कि अगर आरबीसी है एंड दैट इज बाई कनकेव, ये कौन सा है बाई, लेकिन अगर इसकी जो मेम्ब्रेन है, जिसकी जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर प्रोटीन है, अगर उसमें मसल आ जाए और आरबीसी की जो बाई कनकेव शेप है वो क्या बन जाए स्फेरिकल, तो उस डिजीज को हम हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोस कहते हैं। फिर इसके बाद पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ये हम डिस्कस करेंगे, अभी एक एक को पढ़ेंगे अलग अलग। फिर एंजाइम डेफिशिएंसी में G6PD pyruvate kinase deficiency, but the most common worldwide enzymatic deficiency that is G6PD। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहां पे इंट्रिंसिक आरबीसी की लाइसिस होती है इंट्रावस्कुलर, जिसका प्रॉब्लम या हीमोग्लोबिनोपैथी लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड HbC डिजीज। एक्सट्रिंसिक का मतलब यह है कि मतलब ऐसा आरबीसी लाइसिस जो वेसल से बाहर हो रही हो, तो उसमें ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एंड मैक्रो एंजियोपैथिक एज वेल एज इन्फेक्शन। तो ये जो नार्मोसिटिक है जिसमें MCV 80 to 100 होता है, वो फिर हीमोलाइटिक वर्सेस नॉन हीमोलाइटिक, फिर हीमोलाइटिक इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर वो अनीमिया जिसमें MCV की वैल्यू 100 से ज्यादा होती है। अब 100 से ज्यादा से मुराद ये है इट मे बी टू टाइप्स। 100 से ज्यादा का मतलब आरबीसी की जो साइज है वो ज्यादा होगी, मैक्रोसिटिक मीन लार्ज साइज फिल होगी, लेकिन इसमें दो है मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक। अब जो नॉन मेगालोब्लास्टिक है इसमें डायमंड ब्लैक पेन एनीमिया, लीवर डिजीज एंड क्रोनिक अल्कोहल पुअर यूज। लेकिन जो मेगालोब्लास्टिक है फॉर मी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मेगालोब्लास्टिक के अंदर डीएनए अफेक्ट होता है। डीएनए प्रॉब्लम जो है या तो फोलेट डेफिशिएंसी या फीडबैक, ये दोनों आप लोग को टॉप पे आना चाहिए। ये हम डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर एक पेशेंट है उसमें MCV की वैल्यू 100 से ज़्यादा है और वहाँ पे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में पूछते हैं, तो यूजुअली लोगों के अंदर इसकी जो प्रॉब्लम है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है या B12 है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक होते हैं ओरोटिक एसिडूरिया, ये भी होता है। और डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर में पिनकोल एनीमिया, ये बच्चों के अंदर होता है। तो इतना याद रखें इस लिस्ट से, जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि अनीमिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड एज। अगर HB जेंडर एज के लिहाज से नॉर्मल से कम हो जाए दैट इज नोन एज अनीमिया। फिर अनीमिया जो है वो हम तीन में डिवाइड करते हैं, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक। जो माइक्रोसिटिक है उसमें MCV लेस देन 80 है, नॉर्मोसिटिक में 80 to 100 है, और जो मैक्रोसिटिक अनीमिया है उसमें MCV मोर देन 100 है। तो आप लोग एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रोसिटिक है उसमें कौन कौन सी है, नॉर्मो में और मैक्रो में। तो अभी हम आएंगे और एक एक को जनाब आगे डिस्कस करेंगे। तो जस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम, अब एनीमिया को स्टडी करने से पहले यहाँ से एक चीज आप लोगों को समझनी है कि रेटिकुलोसाइट इंडेक्स का मतलब क्या है। देखिए रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, अब इसका मतलब होता है RPI। इट इज आल्सो corrected reticulocyte count used to correct falsely elevated reticulocyte count in anemia, measure appropriate bone marrow response to anemic condition। very very important। अगर एक पेशेंट है उसके अंदर HB लेवल कम हो रहा है, उसको अनीमिया है, तो प्लीज रिमेंबर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि अनीमिया के अंदर होता क्या है, HB लेवल कम होगा। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बोन मैरो फिर RBC बनाने की कोशिश करती है, तो रेटिकुलोसाइट जितना ज्यादा होगा इट्स मीन कि द बोन मैरो प्रोड्यूस इफेक्टिव RBC, तो हाई RPI। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट ये 3 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि नॉर्मली ये 2 तक होता है, 3 से ज्यादा का मतलब कि ब्लड के अंदर HB के लेवल कम है, और एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म बोन मैरो RBC की प्रोडक्शन करेगी। और अगर RPI रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स 2 से कम है, इट्स मीन की इनएडिक्वेट रिस्पांस टू करेक्ट अनीमिया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम इस तरह फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, ये हम percentage of reticulocyte multiplied by actual hematocrit by normal hematocrit
डिवाइडेड बाई मैच्योरेशन टाइम। ये मतलब एग्जाम के अंदर इस तरह डायरेक्ट आता नहीं है, अगर आ भी जाए तो आप लोगों ने याद रखना है, इसकी वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा था वो ये है कि जो रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स है, ये हमें ये बता रहे हाउ बोन मैरो इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू एनीमिक कंडीशन। अगर एक पेशेंट में अनीमिया है और उसमें आरपीआई रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स 3 से ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि वो बंदा, उसकी जो बोन मैरो है वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्स शो कर रहा है। लेकिन जिसमें लेस देन 2 है, इट्स मीन द बोन मैरो इज नॉट कंप्यूटिंग दैट मच। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ आयरन स्टडी। सबसे पहले तो याद रखें, जो आयरन है वो हमारे पास दो शक्लों में है। एक Fe+2 है, जिसको हम बायोलॉजिकली एक्टिव आयरन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो Fe+2 है, ये आप लोगों को याद रखना है, इट विल कैरी O2। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के अंदर, Fe+2 करता है। और जो Fe+3 है, इसको हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है। ये फेरस आयरन है और ये फेरिक आयरन है। सो फेरिक आयरन इज इनएक्टिव, फेरस आयरन इज एक्टिव। अब देखें हम आयरन डेफिशिएंसी, क्रोनिक डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है कि आयरन ओवरलोड। जब बॉडी के अंदर आयरन की लोड ज्यादा हो जाए, आयरन ओवरलोड, दैट इज कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस। और अगर एक फीमेल है वो प्रेगनेंसी है या ओसीपी यूज कर रही है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, उनको भी देखते हैं। देखिए सीरम आयरन को क्या होगा, व्हेन देयर इज आयरन डेफिशिएंसी डेफिनेटली सीरम आयरन विल बी डिक्रीज। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज के अंदर भी आयरन की जनाब लेवल क्या हो जाती है, कम। इसकी वजह यह है कि जो क्रोनिक डिजीज है, लाइक रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें पेशेंट जो आयरन लेता है वो हेप्सोडिन जाकर हाइड करता है ताकि बैक्टीरिया को ना मिले। तो सीरम आयरन आयरन डेफिशिएंसी में और क्रोनिक डिजीज दोनों में कम होता है, बट दैट इज ऑलवेज एलिवेटेड इन हीमोक्रोमेटोसिस। यार आयरन डेफिशिएंसी इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस। अगर हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आयरन की ओवरलोड होती है तो उसमें आयरन की डेफिशिएंसी, तो इसमें अगर आयरन कम है तो डेफिनेटली इसमें आयरन ज्यादा होगी। एंड ओसीपी प्रेगनेंसी हैज नो इफेक्ट ऑन सीरम आयरन। फिर है ट्रांसफर और टीआईबीसी। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, व्हाट इज ट्रांसफरेंस, इसको हम कहते हैं आयरन कैरियर प्रोटीन। हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन को कैरी करने वाले प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, ट्रांसफरेंस। इसकी मिसाल एक गाड़ी है, एक व्हीकल है। तो अगर आयरन नहीं है तो गाड़ियां ज्यादा खड़ी होगी, क्योंकि मुसाफिर कम है तो गाड़ियां तो ज्यादा होगी। गाड़ियां होगी, वो कहेंगे कि हम आयरन को ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो क्रोनिक डिजीज है उसमें आयरन नहीं है, इसका मतलब तो ये तो बढ़ना चाहिए लेकिन ये कम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें आयरन बाहर से नहीं आ रही, इसमें बाहर से आ रही है। लेकिन क्रोनिक डिजीज जिसको होता है तो बॉडी से जो हम आयरन लेते हैं बाहर से, तो वो आयरन उस क्रोनिक डिजीज के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको अपनी एनर्जी के लिए सर्वाइव करने के लिए यूज करने की कोशिश करती है। तो क्या करते हैं, जो आयरन बॉडी को आई है ऑलरेडी, वो ट्रांसपेरेंट ले लेती है और उस बैक्टीरिया से साइड पे करके हाइड करती है। तो यहाँ पे तो गाड़ियां इसलिए ज्यादा है कि आयरन है ही नहीं, आयरन डेफिशिएंट है। यहाँ पे आयरन है लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट दूसरी साइड लेके जाती है ताकि बैक्टीरिया से उसको क्रोनिक डिजीज के अंदर हाइड करे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट की रेशो कम हो जाती है। और यहाँ पे पहले से हीमोक्रोमेटोस है, जितना ज्यादा आयरन होगा उतनी ज्यादा गाड़ियां फिल होगी, तो फ्री गाड़ी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आते हैं फेरेटिन। व्हाट इज द फेरेटिन, प्लीज याद रखें, जो फेरेटिन है दैट इज कॉल्ड स्टोर आयरन। जिस शक्ल में आयरन स्टोर होता है उसको फेरेटिन कहते हैं। जब आयरन है ही नहीं तो स्टोर भी नहीं है। और यहाँ पे क्रोनिक डिजीज में आयरन है लेकिन वो हम हाइड करते हैं स्टोरेज साइड पे, तो स्टोरेज बढ़ेगी। और यहाँ पे जितना आयरन ज्यादा होगा तो स्टोरेज भी ज्यादा होगी। देख यार इसमें ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है। बोथ आर रिलेवेंट टू व्हाट, हीमोक्रोमेटोसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, और यहाँ पे जब टीआईबीसी है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये मतलब आयरन डेफिशिएंसी में ज्यादा होगी क्योंकि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां ज्यादा है, वो चाहती है कि हम ज्यादा बाइंड करें आयरन को, लेकिन आयरन बाहर से कम आ रही है। ठीक है, इसके बाद पर्सन सिचुएशन है, इसमें कम होगी, इसमें थोड़ी सी कम होगी, इसमें बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कम होती है। तो दीज आर द आयरन स्टडी। अगर आप लोग इसको और से देखें
तो आई रिपीट इट एंड आई क्लियर इट वेरी वेल कि आप लोगों ने इसको कैसे याद करना है। देखिए, एक्चुअली ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट आयरन इन द ब्लड, TIBC indirectly measure transfer in ferritin is the primary iron storage protein of the body। ऑलरेडी मैंने कहा कि एक आयरन कैरियर प्रोटीन है और एक स्टोरेज ऑफ आयरन है, ठीक है नहीं। सो इवोल्यूशनरी रीजनिंग अबाउट व्हेन पैथोजन आर सर्कुलेटिंग आयरन टू थ्राइव, तो थ्राइव से मुराद यह है सर्वाइव। इसका मतलब बॉडी के अंदर जो पैथोजन है उनको सर्वाइव करने के लिए आयरन चाहिए। The body has adopted a system in which iron is stored within the cell of the body to prevent pathogen from acquiring circulating। तो वो कंडीशन जिसमें आयरन भले बॉडी को मिले, लेकिन क्रोनिक कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया से बचाने के लिए जो बॉडी आयरन को साइड पे करती है, दैट इज कॉल्ड अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसमें सबसे पहले कंडीशन की तरफ आते हैं, that is called microcytic hypochromic anemia। When the word is micro means small और cytic means cell, जब सेल स्मॉल है MCV will be less than 80। उसमें सबसे पहले आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। दिस फॉर एग्जांपल HB hemoglobin, and HB is divided into two things। one is called for example heme, another is known as globin। एक होते हैं हीम और एक क्या होता है ग्लोबिन। ये जो हीम है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं आयरन में और प्रोटोफोरपायरिन में। किस चीज में? प्रोटोफोरपायरिन, ठीक है। और ये जो ग्लोबिन है इसमें एक अल्फा चेन है, ठीक है, और एक क्या होता है बीटा। अब 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर होगी तब जाकर हीमोग्लोबिन बनेगी। एंड व्हेन देयर इज हीमोग्लोबिन देयर विल बी गुड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर एक पेशेंट है उसको आयरन बाहर से नहीं मिल रहा, when there is deficiency of iron there will be no heme production। हीम नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम पास है वो कम होगा, ग्लोबिन छोटा रह जाएगा, तो माइक्रोसेटिक। और आयरन ना होने की वजह से जब हीम नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, देयर विल बी आयरन डेफिशिएंसी। तो डिक्रीज आयरन ड्यू टू क्रोनिक ब्लीडिंग, इसकी जो काज है GIT लॉस है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, माल न्यूट्रिशन है, डिक्रीज इनटेक है, अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर। अगर आयरन जो है बॉडी को आ रही है लेकिन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी फिर भी मसला है। फिर GI सर्जरी, गैस्ट्रिक्टोमी है, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी के अंदर आयरन और फोलिक एसिड दोनों की डिमांड क्या होती है? वो ज्यादा होती है। फिर डिक्रीज फाइनल स्टेप इन द हीम सिंथेसिस। इसका मतलब यह है कि आयरन की डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन से हो सकती है। आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो हमारे पास डिमांड बढ़ने से हो सकती है। आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो हमारे पास क्रोनिक GIT ब्लड लॉस की वजह से हो सकती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कॉमन फैक्टर दैट इज डन फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब अगर एक पेशेंट है उसको आयरन डेफिशिएंसी क्या है? अनीमिया है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके सिम्टम क्या है। फटीग है, दैट इज पेलर। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ अनीमिया इज नोन एज पेलर, दैट इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जब आयरन की लेवल कम होती है तो बंदा जो है इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। पाइका, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करें। पाइका मीन परसिस्टेंट क्रेविंग एंड कंपल्सिव ईटिंग ऑफ नॉन फूड सब्सटेंस। इसका मतलब यह है कि बच्चों के अंदर जब आयरन की लेवल कम होती है तो ऐसी चीजें खाने की कोशिश करते हैं जो चीजें नहीं खानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी है इट कैन काज पाइका। पाइका से मुराद ये है कि ये बच्चे मट खाते हैं, मट्टी खाते हैं, कभी रेत खाते हैं। मतलब बहुत सारे गांव में बच्चे होते हैं जो मट्टी खाते हैं या रेत खाते हैं, उनको अगर आप सामने से देखते हैं दे आर वेरी वेरी एल एंड पेलर, और हमें पता चलता है कि इसमें खून की कमी है। तो आप जितने बच्चों को मारेंगे भी तो वो बाज नहीं आएंगे क्योंकि उसमें आयरन की कमी है। तो मतलब परसिस्टेंट क्रेविंग एंड habit of unusual things to eat, that is called a pica। and pica is a classical feature of iron deficiency in babies या children। फिर यहाँ पे कोइलोनिकिया, that is called spoon shaped nail। spoon shaped nail is also classically seen in iron deficiency but that is in adults। फिर इसके बाद है ग्लोसाइटस चीलोसिस। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक पेशेंट है उसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, उसमें एसोफेजियल लिप्स है एंड डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing द फूड।
These three things combined together in a single patient known as Plummer-Benson syndrome. तो ये जो प्लमर बेंसन है, ये कुलीग्स थे, उसने एक ही पेशेंट में ये दोनों चीजें मालूम की थी, तीनों, सॉरी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एसोफेजियल वेब एंड डिस्पेजिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये दोनों आजकल जो है वो तो मर गए होंगे, दे डाई, बोथ दीज फ्रेंड रीसेंट, मतलब ये है कि इन दिस टाइम दे ऑलरेडी डाई। सो डाई मतलब डी फॉर डिस्पेजिया, I for iron deficiency anemia, E for esophageal webs. So these three things characteristically together known as Plummer-Benson syndrome. अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि अगर एक बच्चा है उसमें फेलियर टू थ्राइव है, वो अकॉर्डिंग टू द एज वेट गेन नहीं करता, वो बच्चा जो है उसमें फॉर एग्जाम्पल फेलियरनेस है, फटीग है, और उसमें जनाब उसके माँ बाप कहते हैं कि भाई उनका जो हैबिट है वो मट्टी खाने का, रेत खाने का, जितना उसको हम अच्छी फूड भी ऑफर करें वो क्रेव करता है, ख्वाहिश करता है कि मैं अनयूजुअल चीजें खाऊंगा। और जब आप उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसका एचबी कम होगा। और दूसरी बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, उसके अंदर एचबी कम होने के साथ साथ द नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर, एमसीबी विल बी लो, दैट विल बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बड़ों के अंदर सेम सिम्टम, बट उसकी जब हम नेल्स को देखते हैं दैट विल बी स्पून शेप नोन एज कोइलोनिकिया। इसकी जो लैब इन्वेस्टिगेशन है, डिक्रीज आयरन, क्योंकि आयरन डेफिशिएंट है तो फेरेटिन भी कम होगी। और आप लोगों को पता है जो टीआईबीसी है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो ज्यादा होगी, क्योंकि जो गाड़ियां है ट्रांसफरिन है वो कड़ी होगी लेकिन उसके लिए आयरन नहीं होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर ये ट्रांसफरिन है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें इफ दिस इज ट्रांसफरिन, और यहाँ पे इसके अंदर एक आयरन ये बैठ सकता है, एक आयरन ये है, एक आयरन ये, और एक ये, चार बंदे इस पे बैठ सकते हैं। अब अगर आयरन डिफिशियंसी है, डिक्रीज आयरन है, तो फिर गाड़ी तो खाली खड़ी है, फिर इसका मतलब पर्सन सिचुएशन कम है तो गाड़ियां ज्यादा खड़ी है, ठीक है जी। और यहाँ पे लेके रेटिकुलोसाइट इंडेक्स ये कम होगा, और आरडीडब्ल्यू ये भी जनाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। आरडीडब्ल्यू हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से कि भाई रेड सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है इसका मतलब क्या है, ये आगे हम इनीमियास के अंदर कोरिलेट करेंगे। तो रेड सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि इसमें जो आयरन की कमी है इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये चीज याद रखनी है। देखिए एक्चुअली जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, इट मेजर्स वेरिएशन इन रेड सेल साइज और रेड ब्लड वॉल्यूम इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर रेड सेल की वॉल्यूम बता रहे जो बढ़ता है क्योंकि आयरन की कमी की वजह से, और इसमें माइक्रोसाइटोसिस होता है और हाइपोक्रोमेसिया, मीन पेशेंट की जो कलर है वो पेलर नजर आएगी, ठीक है जी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो आयरन पोलीमार्ट सिरप है और फेरस सल्फेट है। तो मैं यहाँ से दो तीन बातें बता रहा हूँ कि अगर एक द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया वर्ल्ड वाइड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। तो अनीमिया तो सारे हैं लेकिन सिम्टम्स ऑफ अनीमिया वो जनरल आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर सर ने ये बताया है कि इसमें पाएगा है बच्चों में, और जो फॉर एग्जाम्पल बड़ों में कोई लोग नहीं क्या है, दैट शुड बी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसके बाद है अल्फा थैलेसीमिया, दैट इज अल्फा जीन डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 16। इसका मतलब यह है कि जो अल्फा चेन है उसके लिए जो जीन पड़े हैं वो 16 क्रोमोसोम में है। और दूसरी बात, डिक्रीज ग्लोबिन अल्फा चेन सिंथेसिस। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग को मैं बताता चलूँ, ये जो अल्फा है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम 16 पे है, इन 4 जीन इज रिक्वायर्ड, कितने, 4 जीन। और ये बीटा चेन है उसके लिए आप लोग को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो 2 अल्फा चेन है, 2 अल्फा, इसके लिए याद रखें 4 जीन रिक्वायर्ड होते हैं, 4 जीन, और ये क्रोमोसोम किस पे होते हैं, 16 पे। फिर यहाँ पे 2 बीटा लिखे, इसके लिए 2 जीन रिक्वायर्ड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑन 11 क्रोमोसोम। तो प्लीज 2 अल्फा चेन के लिए 4 जीन रिक्वायर्ड होते हैं, वो क्रोमोसोम 16 पे होते हैं, और जो 2 बीटा है उसके लिए 2 जीन रिक्वायर्ड होता है वो क्रोमोसोम 11 पे होते हैं। अब इसमें याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें हमारे पास 4 किस्म की थैलेसीमिया आ सकती है। अगर इस जीन में से एक भी मिसिंग हो जाए उसको हम 1 जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया, अगर 2 मिसिंग हो जाए तो 2 जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया, 3 आ जाए तो फिर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें फॉर एग्जांपल 3 जीन, और अगर 4 आ जाए तो 4 जीन।
देखिए ये एक अल्फा चेन है, ये एक अल्फा चेन है, इसमें ये एक जीन है अल्फा और ये भी अल्फा है, क्योंकि चेन दो है लेकिन जीन कितने हैं, चार हैं। अगर ये वाला जीन खराब है और ये भी खराब है, अब ये एक कंडीशन याद रखें, और एक दूसरा फिर अल्फा चेन, ये भी अल्फा जीन है, ये भी अल्फा और ये, अगर ये भी खराब है ये भी खराब है। तो चले जी, मुझे बताने से पहले आप लोगों से पूछना है कि इस बंदे को कितने जीन डिलीशन है। हाँ जी, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड टू जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक ही क्रोमोसोम पे, एक चेन पे एक मसला है। तो जब दोनों अल्फा जीन ये डिलीट हो जाए सेम क्रोमोसोम पे, दैट इज कॉल्ड सिस डिलीशन। इसको क्या कहते हैं, सिस, दैट इज डिलीशन अगर हम सेम क्रोमोसोम। लेकिन अगर एक यहाँ से एक यहाँ से हो जाए, डिफरेंट से हो जाए, है टू जीन, लेकिन इसको हम फिर ट्रांस डिलीशन कहते हैं। तो सिस डिलीशन और ट्रांस डिलीशन, ये टू जीन डिलीशन थैलेसीमिया है। सिस वो है जिसमें सेम क्रोमोसोम से दो जीन चले जाए, और ट्रांस वो है जिसमें डिफरेंट क्रोमोसोम से जीन चले जाएं। और अगर ये अल्फा 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 इस तरह हो, चार हो, तो नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज, इन कंट्रास्ट आयरन डेफिशिएंसी एशियन अफ्रीकन डिसेंट में होता है, टारगेट सेल इसके अंदर पाए जाते हैं। टारगेट सेल कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी जो टाइप्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।